हेलो दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल तिवारी है। आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लवेबल स्टडी पे। आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स को शुरू करने जा रहे हैं और इसी तरीका से धीरे धीरे सिलसिलेवार क्रम में हम लोग हर एक चैप्टर का वीडियो को लेकर आएंगे और उसको पार्ट वाइज हर एक चैप्टर को हम अच्छे से फिनिश करेंगे। मुझे आप लोगों से बस आपके सपोर्ट और आप लोगों के कंटिन्यूएशन का उम्मीद रहेगा। आशा करता हूं कि मैं और आप दोनों जन मिलकर इस सफर को एक साथ आगे ले जाएंगे और आप हमारे साथ बने रहे और हम आप लोगों के साथ हमेशा बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, ये क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको नाम नहीं समझ में आ रहा है, बायोमोलिक्यूल्स। कभी भी बायोलॉजी में जो बायो टर्म होता है वो हमेशा यूज होता है किसी भी लिविंग सिस्टम के लिए। किसी भी लिविंग सिस्टम के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं बायो। और मॉलिक्यूल्स आप सभी को पता है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते आ चुके हैं। मॉलिक्यूल्स जनरली रेफर्स टू एनी कंपाउंड जो जनरली बनता कैसे है बेटा, कई एटम्स के मिलने से। तो बायोमोलिक्यूल्स मतलब लिविंग सिस्टम के अंदर, लिविंग सिस्टम में आप सभी जानते हैं हम किसका बात करते हैं बेटा, सेल्स का। तो लिविंग सिस्टम के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उन सेल्स के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स के स्टडी को हम इस चैप्टर में करेंगे जो कि जनरली एक बायोमोलिक्यूल की तरह कंसीडर किया जाता है। तो फिर से हम बातों को बताना चाहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, बायो मतलब लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम के अंदर आते हैं सेल्स, और सेल जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं जो कुछ खास स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में हमको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ना होता है। अब ये मॉलिक्यूल्स दो तरीका का हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी हमारा जो लिविंग सिस्टम है, जो भी हमारा एक लिविंग बीइंग के अंदर का एक सेल होता है वो ऑर्गेनिक मैटर से भी बना हो सकता है और इनऑर्गेनिक मैटर से भी बना हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे अंदर क्या क्या आ सकते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। ये जनरली हमारे ऑर्गेनिक सिस्टम का हिस्सा होता है। और इनऑर्गेनिक में हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस, केमिकल पाए जाते हैं। उनमें जनरली हमारा मिनरल्स एंड वाटर, ये दो चीज मेनली आते हैं। अब सवाल हमारे सामने ये आता है कि आखिर अगर हम एक बायोमोलिक्यूल का प्रॉपर डेफिनेशन को लिखने जाए तो वो क्या हो सकता है। तो देखिए, बायोमोलिक्यूल्स तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट हमारे एनसीईआरटी जो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही बायोमोलिक्यूल्स के कैटेगरी में रखती है। हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से बायोमोलिक्यूल्स आर those compounds which contain carbon and generally found in living tissues। तो ये बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन हमारा एनसीईआरटी बोलती है। यानी एनसीईआरटी के हिसाब से बायोमोलिक्यूल्स वो सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे लिविंग टिश्यू सेल के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन आपको यह भी बात को जान के रखना है कि जो भी एक लिविंग सिस्टम के अंदर, एक लिविंग सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं जिनसे हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म होता है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बेसिक अंतर जरूर पता होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसे कहा जाता है। फिर भी जनरली एक ब्रीफ आइडिया के तौर पर हम आप लोगों को बता देते हैं कि वो सारे के सारे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं
वो सारे के सारे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो एटम्स हमको जनरली देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है हमारे सामने कि जब सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स की खोज हुई, बायोमॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी हुई, तो हम लोगों ने इस बायोमॉलिक्यूल्स को किस तरीका से क्लासिफाई किया, और क्या हर एक बायोमॉलिक्यूल, चाहे वो प्रोटीन हो गया, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, चाहे वो पॉलीसेकेराइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही हिस्सा होते हैं वो हो गए, फैट्स हो गए, क्या हर एक बायोमॉलिक्यूल्स सिमिलर साइज का और सिमिलर शेप का होता है? तो इसका आंसर है नहीं। इसके लिए एक फंक्शन, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, आप कोई भी एक वेजिटेबल पीस ले लीजिए, या फिर हमारे एनसीईआरटी में जो बोला गया है एक टिश्यू ले लीजिए, टिश्यू ऑफ लीवर, या जिसको आप टुकड़ा के फॉर्म में, पीस के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब उसको आप क्या करिए, इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर दीजिए। ग्राइंड मतलब पीस देना है। जैसे हम लोग किसी भी चीज को पीसते हैं उसी तरीके से इसको अच्छा तरीके से मिक्स कर देना है, पीस लेना है। हम लोग के पास इसको पीसने के लिए जो चक्की होती है या ओखली जो होती है उसको ले सकते हैं। इसको पीसने टाइम जब कभी भी किसी चीज को हम ओखली में पीसते हैं तो हम जनरली उसका पेस्ट बनाने के लिए वाटर का यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी वेजिटेबल पीस या किसी लीवर के पीस को लेंगे और उसको जब ग्राइंड करेंगे तो उसका पेस्ट बनाने के लिए, उसका स्लरी बनाने के लिए हम वाटर का यूज नहीं करेंगे, हम एक एसिड का यूज करेंगे जिसका नाम होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इस एसिड का यूज करके हम इस वेजिटेबल पीस या जो लीवर का पीस आपने लिया है उसको हम ग्राइंड करके अच्छा से इसका क्या बना लेंगे, स्लरी, या इसका ग्राइंड करके अच्छा से इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब जो इस पेस्ट हमारे सामने बनकर आ गया है, इसको हम चीज क्लॉथ से फिल्टर करेंगे, छान लेंगे। सपोज करिए कि ये हमारे पास एक बीकर है और हमने यहां एक फनल लगा दिया, चीज के ऊपर लगा दिया इस तरीका से। इसके ऊपर हमने जो ये पेस्ट बनाया है, इस पेस्ट को इसके ऊपर हमने डाल दिया है। तो जब हम इसके ऊपर डालते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ सब्सटेंस जो है वो नीचे चले जाते हैं और कुछ सब्सटेंस जो है वो ऊपर में इस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं, ऊपर में ही रह जाते हैं। जो नीचे छन गए इनको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं और जो ऊपर बच गए उसको हम रेंटेट बोलते हैं। अब चूंकि फिल्ट्रेट में वही सब्सटेंस आए होंगे जो छन गए होंगे, इसीलिए फिल्ट्रेट को हम एसिड सॉल्युबल भी कहा जाता है। एसिड सॉल्युबल सब्सटेंस भी कहते हैं, एसिड सॉल्युबल सब्सटेंस, क्योंकि जाहिर सा बात है ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर घुल गए होंगे, सॉल्युबल हो गए होंगे, इसीलिए इनको एसिड सॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं। और जो रेंटेट के सब्सटेंस है इसको हम बोल सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब जाहिर सा बात है कि जो भी इस फिल्ट्रेट के अंदर आया होगा छन के या एसिड सॉल्युबल सब्सटेंस होगा उसका साइज छोटा होगा, और जो इस रेंटेट के अंदर ऊपर में ही रह गए, फिल्टर नहीं हो पाए, उनका साइज इनके कंपैरिजन में बड़ा होगा। तो फिर ये जो एक टिश्यू या सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल पाए गए उनको हम इस आधार पर, उनके वेट के आधार पर, हमने साइज के आधार पर दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। एक जिनका साइज बड़ा है, जो रेंटेट में ही फंस के रह गए, उनको हमने कह दिया बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। और जो फिल्टर होकर नीचे बीकर में आ गए उनको हमने नाम दे दिया
बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। यानी डिपेंडिंग अपॉन द साइज हमने बायोमोलिक्यूल को मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। हमने मेनली बायोमोलिक्यूल को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एक मैक्रो और एक माइक्रो। अब सवाल यह आता है कि सर कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे या ऑर्गेनिक मटेरियल्स थे जो मैक्रो के अंदर यानी रेंटेड के अंदर फंस के रह गए, और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड थे जो माइक्रो यानी जो फिल्टर आउट होकर नीचे बीकर में चले गए। तो जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स थे उनके एग्जांपल है प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जनरली हम डीएनए और आरएनए को कहते हैं। और जो फिल्टर होकर नीचे आ गए यानी जो छोटे सब्सटेंस थे उनमें जनरली हमारे पास आ जाते हैं अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, सिंपल सुगर्स, ये सब जो है एक्सेट्रा जो कंपाउंड्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो फिल्टर होकर नीचे आ गए इसलिए हमने वो माइक्रो बायोमोलिक्यूल बोल दिया, और ये ऊपर फंस कर आ गए इसलिए इनको हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स कर दिया। इनके साइज में भी बहुत सारा अंतर होता है। जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका साइज तकरीबन 18 से लेके 800 डाल्टन के बीच होता है। लेकिन जितने मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है, यानी मोर देन 1000 डाल्टन, मोर देन 1000 डाल्टन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम सम अप कर लेते हैं। हमने शुरू किया बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक लिविंग सिस्टम या एक लिविंग सेल के अंदर देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, और इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन का अमाउंट ना पाया जाता है। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स का हमारे सामने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स, एक्सेट्रा। और इनऑर्गेनिक हमारे सामने है मिनरल्स एंड वाटर। लेकिन हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से जो मॉलिक्यूल कार्बन कंटेन करता है दैट मींस सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही हम बायोमोलिक्यूल का हिस्सा मानते हैं। अब इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जब हमने एनालिसिस किया, उसको अच्छा से पेस्ट बनाकर, उसका स्लरी बनाकर, उसको ग्राइंड करके किसी भी टिश्यू को लेकर, चाहे वो एनिमल टिश्यू हो, लीवर को लेकर, या फिर किसी भी प्लांट टिश्यू, किसी भी वेजिटेबल पीस को लेकर ग्राइंड करके, ग्राइंड हमने किसके हेल्प से किया? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के हेल्प से। और जब हमने उसको चीज क्लॉथ के जरिए छाना एक बीकर के अंदर, तो कोई पोर्शन छन के नीचे आ गया और कोई पोर्शन ऊपर बच गया। जो नीचे छन कर आ गया उसको हमने बोल दिया फिल्ट्रेट, जो ऊपर बच गया उसको हमने बोला रेंटेड। जाहिर सा बात है फिल्ट्रेट माइक्रो होगा, छोटा होगा, तभी छन के नीचे आ गया, इसलिए इनको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा गया। और जो नहीं छन के फिल्टर होकर वापस आने पाया नीचे की तरफ, वो ऊपर रह गया, उनको हमने बोल दिया बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये सॉल्युबल था इसीलिए फिल्टर होकर नीचे आ पाया, इसलिए इसको हमने एसिड सॉल्युबल सब्सटेंस बोल दिया, और इनको हमने एसिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोल दिया। जो नीचे फिल्टर होके आ गए दैट मींस जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे उनका साइज जनरली 18 से 800 डाल्टन के बीच होता है, और उनमें हम जनरली अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, सिंपल सुगर्स एक्सेट्रा इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे उनमें जनरली हम प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए, आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, और इनका जनरली साइज 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। तो चलिए लिख लीजिए, इसके बाद हम इसके आगे का बात